हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइस, हम लोगों का चैप्टर चालू था क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हम लोगों ने मेनली आप लोगों को बोला गया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड द स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्सेस, इन दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है हम लोगों को शो होता है, बट इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं होता। ये मेन चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। सो हम लोगों ने इन द लास्ट वीडियो क्या क्या डिस्कस किया था वो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसके कारण आप लोगों को आगे की चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प होंगी। सो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं। आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केमिकली क्या होगा सेम, बट उसकी अरेंजमेंट क्या होंगी, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। देन उसके बाद हम लोगों ने देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया आइसोमेरिज्म को। फर्स्ट पोर्शन हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, ठीक है, और दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स एंड द कंसिस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड द कंसिस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, मतलब ही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का टॉपिक, जो कि है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए गाइस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। द हैलोजन डेरिवेटिव आप लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है, सेम वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, उसी के साथ साथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बट अब यहाँ पे होगा क्या, कभी कभार सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी आती है, बट यहाँ पे अब डिफरेंट चीज क्या होने वाली है, डिफरेंट डायरेक्शन और पोजीशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि आप हम लोग कंसिडर करते हैं एग्जांपल, एक शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिया है मैंने शुगर सॉल्यूशन, और इस शुगर सॉल्यूशन से मैंने ऑर्डिनरी लाइट पास की। कौन सी लाइट पास की? ऑर्डिनरी लाइट, ठीक। ऑर्डिनरी लाइट पास करने के बाद इस शुगर से ये अगर एक ही प्लेन में आती है, एक ही प्लेन में आती है, जैसे कि अब ऑर्डिनरी लाइट पास की, यहाँ पे रखा है प्रिज्म, यहाँ से पास की, ठीक है, यहाँ पे बम्बार्ड हुई, बम्बार्ड होने के बाद अगर वो सिंगल एक ही लाइन दे रही है हम लोगों को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल रही है, सिर्फ एक ही रे वो शुगर सॉल्यूशन से पास हो रही है, तो हम लोग को सिर्फ एक ही प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अगर कोई भी तुम लोग कंपाउंड ले रहे हो, उस कंपाउंड से लाइट पास करते हो, लाइट पास करने के बाद अगर तुम लोगों को एक ही सिंगल प्लेन पोलराइज लाइट अगर मिल रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। होता क्या है, अगर ये कंपाउंड आप लोग कंसिडर करते हो, जैसे कि मैंने कंसिडर किया शुगर सॉल्यूशन,
और एक चाहिए कार्बन कार्बन, ठीक है, H OH OH H OH एंड OH, ठीक है। सो ये जो सेकंड कार्बन पे जो अटैच है, ये जो थर्ड पोजीशन पे कार्बन पे जो अटैच है, वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लिवो रोटेटरी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो, और अगर राइट हैंड साइड में अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। सो इसी वे से यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम लोग ऑर्डिनरी लाइट पास करते हो, प्रिज्म से पास करते हो तो प्लेन पोलराइज मिलता है, मतलब वो क्या देता है, हम लोग को रोटेशन देता है। एटम्स क्या होते हैं, अगर ये साइड पे होगा OH ग्रुप तो वो कौन सी साइड पे आ जाएगा, ऐसा। तो क्या हो रहा है, वहां पे डायरेक्शंस चेंज हो रहे हैं, और वो डायरेक्शन चेंज होने के कारण, अब ये चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं, तो मेनली लाइट के कारण, ठीक है। लाइट फिनोमेना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मेनली लाइट फिनोमेना बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। लाइट के कारण क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस हो रहे हैं, डायरेक्शन में चेंजेस आने के कारण हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। और मेनली अगर एक ही कार्बन आइटम को 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे OH H Cl COOH, ऐसे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरलिटी। क्या बोलते हैं, कायरलिटी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ये सारे एक प्लेन में है क्या, नहीं है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है। तो ये शो क्या करते हैं, हम लोगों को कायरलिटी शो करते हैं। और हम लोगों को अगर देखना है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये कायरल इन नेचर है, कायरलिटी शो करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब कायरल होगा तभी जाके वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला, ठीक है। कायरलिटी ये प्रॉपर्टी अगर वो शो करेगा तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं होने का, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेन पोलराइज, प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करोगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अब्सेंट होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे कि अब ये है पेन, यहाँ से मैं उसको ऐसे एक्सिस के थ्रू प्लेन यहाँ से क्या कर रही हूँ, पास कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इक्वली डिवाइड हो सकता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट अगर ये इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है। सो अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोगों ने लिया है, यहाँ पे है कार्बन, ठीक है, यहाँ पे और एक है, ठीक है। अब देखो तीनों ऐसे अरेंज है और एक ऊपर है ऐसा, ठीक है। अब अगर मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ से प्लेन पास करती हूँ, तो अगर मैं प्लेन पास करती हूँ तो कहीं भी यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लेन पास करने के बाद आइदर वो ऐसे डिवाइड होगा, आइदर वो ऐसे होगा, बट सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहेगा गाइस, वहाँ पे सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अब्सेंट होती है। किसमें, इन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्लेन ऑफ सिमेट्री शो ही नहीं करेगा, सो ऑब्वियस है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टी शो करने के कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। ये क्या होते हैं, ये हम लोगों को, अगर ये कंपाउंड लेते हो आप लोग और उसको मिरर के सामने अगर रख देते हो, इसके सामने, मिरर के सामने, तो हम लोगों को कैसा मिलेगा, COH इधर चला जाएगा और H इधर चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को 2 फॉर्म्स, मिरर के 2 फॉर्म्स मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है। तो क्या होते जा रहा है, वहाँ पे चेंजेस ऑकर्ड हो रहे हैं, और चेंजेस आने के कारण हम लोग उसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स, ठीक है। सो ये था टोटली डिस्क्रिप्शन किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी क्या वही होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। बट यहाँ पे चेंजेस किसके कारण आएंगे, लाइट्स के कारण। किसके कारण, लाइट के कारण। अगर एक कार्बन एटम को 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिविटी मतलब क्या होता है, अगर तुम लोग ऑर्डिनरी लाइट पास कर रहे हो, उसको प्रिज्म से भेज रहे हो, तो वो अगर एक ही प्लेन में मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, तो अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट है तो ऑब्वियस है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होने वाला है, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग को क्या करता है, शो करता है।
और इनैंशोमर जैसी भी प्रॉपर्टी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों को शो करता है। अब मुझे बताओ, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है एंड द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता है। अब ऐसा क्यों, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स इन octahedral complexes। ठीक है, so in the octahedral complexes the coordination number of the coordination compound is, coordination number कितना होगा यहाँ पे 6। ठीक है, octahedral complex की अगर बात करूंगे तो स्ट्रक्चर कैसे आता है, इस वे से। ये क्या है हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने पहला कॉम्प्लेक्स लिया MAA3N+। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है COEN3N+3। ठीक है, COEN3N+3। ठीक है, अब देखो ये जो AA है ये क्या है यहाँ पे, सिमेट्रिकल बाइडिनेट लिगैंड। कैसा है, सिमेट्रिकल बाइडिनेट लिगैंड। बाइडिनेट मतलब क्या होगा, बाइडिनेट मतलब वो कितने डोनर ग्रुप है, वो दो जो लोन पेयर से या फिर दो डोनर ग्रुप क्या करेंगे, वो डोनेट करने का काम करेंगे। उसके पास कितने डोनर ग्रुप होंगे, दो डोनर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, बाइडिनेट लिगैंड। कौन सा लिगैंड, बाइडिनेट लिगैंड। ठीक है, देखिए अब स्ट्रक्चर निकालते हैं यहाँ पे CO। अब ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म ये प्रॉपर्टी ये क्यों शो करेगा वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, सो देखो ये है स्ट्रक्चर EN। ठीक है, और दूसरा इस साइड पे और ये EN। ठीक है, ये तो हो गया उसका सीस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में कैसे मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों को मिलेगा इस फॉर्म में, देखो अपोजिट EN एंड EN। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री हम लोगों को कैसे शो होने वाली है, ये ज्योमेट्री हम लोगों की होगी ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। अभी हम लोगों ने इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोला है, अब ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे तो ये CO है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करती हूँ, कंसिडर करो, देखो CO बीच में, साइड में भी EN और EN, और अगर मैं यहाँ से ऐसा प्लेन पास करती हूँ, 3D मैनर में है। ठीक है, सो इक्वली डिवाइड होने वाला है क्या, वो नहीं होने वाला, क्योंकि दो देखो, दो ऐसे आगे है और एक पीछे है, तो इक्वली डिवाइड नहीं होने वाला, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है वो, ऑप्टिकली एक्टिव है। सेम यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। टाइप कौन सा होगा कॉम्प्लेक्सेस का, MAA3N पॉजिटिव निगेटिव। एग्जांपल क्या है, COEN3+3। ठीक है, इन दोनों में क्या होने वाला है, सीस एंड ट्रांसफॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, और वो दोनों फॉर्म्स हम लोगों को कैसे मिल रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर बात करते हो तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है हम लोग को, कायरल मॉलिक्यूल है। कायरलिटी से भी अच्छा हम लोग बोल सकेंगे कि इनैंशोमर है। अगर मैं बीच में मिरर रख देती हूँ तो मुझे कैसे मिल रहा है, यहाँ पे जो इस साइड पे था, यहाँ पे जो इसका राइट हैंड साइड में था, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आया है, और लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में चला गया, तो पोजीशन क्या हुई है, चेंज हुई। यहाँ पे ऐसा था, हम लोग ने रख दिया तो ये उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया।
समझ में आ गया। तो ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दोनों इसमें शो होता है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी और किसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी। चलो देखते हैं उसका एग्जांपल कौन सा होगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी। चलो तो उसका एग्जांपल क्या होगा देखते हैं हम लोग। जैसे ही अगर कहीं पे दिया है COEN2Cl2, ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या शो करने वाला है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बोथ आइसोमेरिज्म ये हम लोगों को शो करता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। CO यहाँ पे होगा EN, यहाँ पे होगा EN, ठीक है। और बीच में अगर हम लोग उसको मिरर लगा देते हैं तो ये Cl इधर चला जाएगा, ये वाला इधर, तो CN Cl Cl और यहाँ पे EN, यहाँ पे EN। पोजीशन क्या होगी गाइस, यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है, कंप्लीटली चेंज हो गई। सो जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है वहाँ पे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर तुम लोग उसके प्लेन से कंप्लीटली लाइन पास करते हो तो वो इक्वली डिवाइड होता है। क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में शो नहीं होता। ठीक है, शो नहीं होता। अब देखते हैं हम लोग कि प्लेन स्क्वायर प्लेनर में ये शो क्यों नहीं होता। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में शो होता है बट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में शो नहीं होता। देखो जैसे ही कहीं पे दिया है ऐसा स्ट्रक्चर NH3 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 एंड NH3, ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CO है, यहाँ पे NH3 है ऐसे फॉर्म में, राउंडेड फॉर्म में, यहाँ पे भी NH3, यहाँ पे भी NH3 एंड यहाँ पे भी NH3, ठीक है। अभी NH3 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 यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी अगर मैं सोचती हूँ कि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल देती हूँ बीच में से उसके ऐसे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसके बीच में से प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल सकते हैं, वैसे यहाँ पे इसके बीच में से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल देती हूँ। तो मुझे इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जैसे ये मुझे इक्वली डिवाइड मिल जाएगा, वैसे ये भी क्या होता है, इक्वली डिवाइड मिल जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, POC अब्सेंट होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, अब्सेंट होनी चाहिए, प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों को नहीं देने वाला है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आप लोगों को डायग्राम्स पूछी जाती है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, एक्सरसाइज में भी आप लोगों को बोली गई है, तो बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो गाइस ये था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। देखो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, 4 types, that is a linkage, solvate and ionization. Linkage isomerism,
सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, उसके बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और लास्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके पहले आप लोग एक चार्ट बना लो, मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन करते जाऊंगी। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग इसका चार्ट बना लो। सो गाइस, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू किसमें क्लासिफाई किया? लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट वन इज पॉलीमराइजेशन, जो कि आप लोगों के इसमें नहीं है। ठीक है, सो हम लोगों को ये 4 ही आइसोमेरिज्म क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा? ठीक है, डेफिनेशन क्या होंगी? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगा? द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म possesses the different linkage of the atoms or ligand to the central metal atom have the same केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट स्ट्रक्चरली वो क्या होंगे? डिफरेंट वे से एक दूसरे को लिंकेज होगा उनका। ठीक है, एक दूसरे को अटैच क्या होंगे? डिफरेंटली होंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स। ठीक है, कौन सा आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म में तुम लोगों को चीज़ें ध्यान में क्या रखनी है? लिंकेज आइसोमेरिज्म मेनली तभी शो होता है जब वहाँ पे 2 डिफरेंट डोनर ग्रुप attaches to the सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, मतलब सेम लिगेंड डिफरेंट डोनर ग्रुप के थ्रू क्या होंगे? अटैच होंगे, जो बॉन्डिंग होंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल है CONH3 5 टाइम्स NO2 2 पॉजिटिव प्लस CONH3, दूसरा एग्जांपल CONH3 5 ONO 2 पॉजिटिव। ठीक है, अभी अगर आप लोग देखोगे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? CO है, और यहाँ पे भी क्या है? CO है। बट अब लिंकेज देखो, यहाँ पे लिंकेज आने वाली है। ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे कौन सी लिंकेज आएंगी? CON की। कौन सा बॉन्ड होगा? CON बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होगा? COO बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा? COO बॉन्ड। सो लिंकेज क्या आ रही है गाइस? डिफरेंट है। लिगेंड क्या है? सेम है। लिगेंड क्या होने वाला है? लिंकेज आइसोमेरिज्म में सेम होने वाला है, बट उसकी जो जॉइनिंग है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? डिफरेंट एटम्स के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? डिफरेंट एटम्स के थ्रू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे CO से है, यहाँ पे CON से है। भले कॉम्प्लेक्सेस आर दी सेम, कॉम्प्लेक्सेस क्या है? सेम है, बट जो अटैचमेंट हुई है वो क्या है? डिफरेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को लिंकेज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, सॉल्वेट, जितने भी आइसोमेरिज्म है वो आप लोग को फाइंड आउट करते हुए आना चाहिए। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में ध्यान में रखना कि कॉम्प्लेक्स सेम होगा, लिगेंड सेम होगा, बट आने वाली जो लिंकेज है, जो बॉन्ड है, वो क्या होने वाला है? डिफरेंट होने वाला है। उसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो इन द लिंकेज आइसोमेरिज्म डेफिनेशन क्या होंगी? इन लिंकेज आइसोमेरिज्म सेम केमिकल फॉर्मूला
differ to the different linkage through the सेंट्रल मेटल एटम। लिंकेज क्या होंगी उसकी, डिफरेंट होंगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर से एक बार बताती हूँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब क्या, सेम केमिकल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आइसोमेरिज्म मतलब सेम केमिकल फॉर्मूला बट जो लिंकेज होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट आने वाली है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया CONH3 5NO2 और दूसरा है CONH3 5ONO, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस सेम है बट लिंकेज डिफरेंट है। इस जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे CO, उसके साथ नाइट्रोजन का बॉन्डिंग है, यहाँ पे किसका है, CO के साथ ऑक्सीजन का बॉन्डिंग है। सो बॉन्डिंग क्या होते जा रही है, चेंज होते जा रही है। तो चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि वो क्या शो कर रहा है हम लोगों को, लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया, लिंकेज बॉन्डिंग डिफरेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन जाते हैं हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है दैट इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इन द सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, there is an exchange of H2O molecule inside and outside the coordination sphere, the coordination स्पीयर। अभी हम लोगों ने बेसिक जब टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तब हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन स्पीयर होता क्या है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। या फिर इन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, सेम केमिकल फॉर्मूला but differ in the H2O molecule inside and outside the coordination sphere, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट एक बेस्ड सॉल्वेंट हम लोग किसको बोलते हैं, H2O को, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, वही चेंजेस आएंगे कि H2O जो मॉलिक्यूल है वो अगर इनसाइड में है या आउटसाइड में है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्वेट आइसोमेरिज्म डिसाइड होगा। तो H2O मॉलिक्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि देखो CrH2O6, ठीक है, एंड Cl3 एंड दूसरा है CrH2O5Cl Cl2H2। अब देखो दो एग्जाम्पल तुम लोग ऑब्जर्व करो, दोनों एग्जाम्पल में तुम लोग क्या देख रहे हो, जो CrH2O6 एंड Cl3 है, एक साइड पे H2O इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अंदर है, और दूसरे इसमें अगर देखोगे तो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सो ये जो अरेंजमेंट है जहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। केमिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट क्या हो रही है गाइज, यहाँ पे डिफरेंट हो रही है। सो जो डिफरेंट अरेंजमेंट है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जहाँ पे इन दोनों की बॉन्डिंग क्या आएंगी, एक इनसाइड में होगा, यहाँ पे देखो Cr डायरेक्टली बॉन्डेड है किसके साथ, H2O के साथ, बट यहाँ पे Cr डायरेक्टली है बट आउटसाइड भी है,
बाहर से भी क्या है, अटैच है, बाहर भी है कोऑर्डिनेशन, आउटसाइड द स्फीयर भी है। सो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जहाँ पे H2O मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म गाइज, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को बहुत बार आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी क्या होता है और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ये बोथ आर द सेम, थोड़ा सा सेम ही मानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, सेपरेशन। हम लोग देखने वाले हैं आयोनाइजेशन लास्ट में कि क्यों उन दोनों को सेम बोला है। क्लियर हो गया। H2O मॉलिक्यूल आप लोगों को सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में भूलना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और जेई के हिसाब से भी। क्लियर हो गया। लिंकेज आइसोमेरिज्म में लिंकेज डिफरेंट रहती है सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड की। यहाँ पे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में H2 आउटसाइड द स्फीयर और इनसाइड द स्फीयर प्रेजेंट रहता है। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज अ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कैटायनोइक एंड अनायनोइक एंटिटी, कैटायनोइक एंड अनायनोइक एंटिटी चेंज होती है, इंटरचेंज करते हैं हम लोग किसको, लिगेंड्स को। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिगेंड्स को इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं CONH3 6 टाइम्स, ठीक है, और दूसरा लेते हैं CrCN6। सो एक है पॉजिटिव कैटायनोइक और दूसरा क्या है, अनायनोइक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है, एक है कैटायनोइक और दूसरा कौन सा, अनायनोइक है। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं तो कैसे मिलेगा हम लोगों को, COCN6 और दूसरा मिलने वाला है CrNH3 6। ठीक है, तो ये होगा कैटायनोइक और दूसरा क्या बना, अनायनोइक। तो यहाँ पे एक है अनायनोइक, दूसरा क्या है, कैटायनोइक। तो इंटरचेंज होने के कारण, लिगेंड्स को इंटरचेंज करने के कारण कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। एक की आ रही है पॉजिटिव में, दूसरे की आ रही है निगेटिव में। तो किसके कारण, लिगेंड को इंटरचेंज करने के कारण। किसके कारण, हम लोग यहाँ पे लिगेंड क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, इंटरचेंजेस होते जा रहे हैं लिगेंड एक दूसरे के साथ, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में मैं 10 बार रिपीट कर रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लिंकेज आइसोमेरिज्म में लिंकेज एक्सचेंज होंगे, लिंकेज बॉन्डिंग दूसरे के थ्रू होंगी। सॉल्वेट में क्या होगा, H2O लिंकेज जो होगा, H2O जो होगा वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड दिस स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एंड इन द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिगेंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं कैटायनोइक एंड अनायनोइक में। तो लिगेंड की पोजीशन क्या होते जा रही है, यहाँ पे चेंज होते जा रही है इन द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर, ठीक है। चलो उसके बाद कौन सा है हम लोग का, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लेकिन उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो इन द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। सो आयोनाइजेशन वर्ड देखो, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन सेपरेशन ऑफ आयंस, सेपरेशन ऑफ आयंस। सो यहाँ पे होगा क्या, इन द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इन द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, the exchange of ions takes place inside and outside the coordination sphere
और आयोनाइजेशन स्पीयर। क्या होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड जो स्पीयर होंगे, जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पीयर। बट सेम मॉलिक्यूलर क्या रहेगा यहाँ पे, सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला, but differ in their ions, exchange of ion। एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। तो डिफर किस में होगा, आयंस के एक्सचेंज में। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हाँ CONH3 5 टाइम्स SO4 Br, ठीक है, ये एक हुआ। एंड CONH3 सेम वही एग्जांपल बट एक्सचेंज होगा 5 टाइम्स Br SO4, ठीक है। अभी अगर आप लोग दोनों इसमें ऑब्जर्व करोगे तो पहले इसमें देखो SO4 अंदर था, Br बाहर था, आयंस है, ठीक है, Br नेगेटिव, ठीक है, तो ये पहले बाहर था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो Br अंदर गया, SO4 बाहर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्सचेंज हुआ है किसका, आयंस का, ठीक है। इसीलिए कभी कभी आयनाइजेशन आइसोमर्स को आयन एक्सचेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आयन एक्सचेंज। जैसे कि हम लोग सॉल्वेंट में क्या करते थे गाइस, H2O को एक्सचेंज करते थे ना, इनसाइड एंड आउटसाइड द स्फीयर। वैसे ही यहाँ पे हम लोग किसको एक्सचेंज करते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं। SO4 पहले अंदर था बाद में बाहर गया, यहाँ पे पहले अंदर था बाद में बाहर गया, तो एक्सचेंज क्या हो रहा है, आयंस हो रहा है। और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे हो सकता है तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दिए जाए और बोला जाए सॉल्वेंट को बताओ कौन सा सॉल्वेंट है, आयनाइजेशन बताओ, हो सकता है लिंकेज बताओ, तो तुम लोगों को वो फाइंड आउट करते आना चाहिए। सो आयनाइजेशन आइसोमर्स में अगर आप लोग समझ जाना आयंस अंदर के बाहर, बाहर के अंदर अगर दिख गए तो समझ जाना ये कौन सा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। कौन सा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये प्रॉपर्टी हम लोगों को शो कर रहा है। क्लियर हो गया। तो गाइस हम लोगों ने डिस्कस कौन से किए थे, लिंकेज आइसोमेरिज्म, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जो कि आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन था ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। So now guys, now we will discuss about the stability of the coordination compound. Coordination compounds की stability किसके ऊपर डिपेंड रहती है? So the stability of the coordination compound is governed by the metal-ligand interaction. Metal-ligand इंटरैक्शन, मेटल और लिगेंड इन दोनों में इंटरैक्शन कैसा है। अगर इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है तो ग्रेटर क्या होंगी, स्टेबिलिटी। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है। सो ये मेनली डिपेंड रहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर, जैसे कि Ma पॉजिटिव प्लस Nl निगेटिव X गिव्स Mln A पॉजिटिव प्लस Nx निगेटिव, ठीक है। सो MLA पॉजिटिव प्लस Nx निगेटिव, ठीक है। और अगर हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, वो क्या बोलता है, डिनोमिनेटर जो कि तुम लोगों का न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट Ma पॉजिटिव प्लस Nl निगेटिव X, ठीक है, अपॉन MLN A पॉजिटिव प्लस Nx निगेटिव,
ठीक है, तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, ठीक है। सो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल तुम लोगों को क्या मिलने वाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलने वाला है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट के ऊपर, कि रिएक्टेंट में मेटल एंड लिगेंड का इंटरेक्शन कैसा है और प्रोडक्ट में तुम लोगों को स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो कंप्लीटली जो बॉन्डिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मेटल लिगेंड के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग कौन सी होती है गाइज, लेविस एसिड एंड लेविस बेस इंटरैक्शन, ठीक है। अब लेविस एसिड कौन होता है यहाँ पे, मेटल, और बेस कौन सा होता है यहाँ पे, लिगेंड, ठीक है। सो जितने अच्छी तरीके से लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन, अपने डोनर ग्रुप्स, अपने लोन पेयर्स मेटल को डोनेट करेंगे उतनी ही अच्छी क्या होंगी, उन दोनों में इंटरैक्शन होंगी, उतनी अच्छी उन दोनों में क्या होंगी, बॉन्डिंग होंगी। सो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू Ma प्लस NL x MlNA पॉजिटिव प्लस NX निगेटिव, ठीक है। तो इस वे से क्या होता है, मेटल लिगेंड की स्टेबिलिटी शो होती है। जितनी अच्छी इंटरैक्शन उतना ही अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट, उतना ही अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। अब ये तो होगी स्टेबिलिटी की बात, बट अब इसके ऊपर कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, ठीक है, कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, जैसे कि नेचर ऑफ द चार्ज, और उसके बाद सेकंड कौन सा होगा, नेचर ऑफ द लिगेंड। ये दो चीज़ें मेनली क्या करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है। मतलब अगर इन दोनों में चेंजेस आते हैं तो स्टेबिलिटी में भी क्या होंगे, हम लोगों के चेंजेस आते हुए जाएंगे। तो वही देखना है कि नेचर ऑफ द चार्ज एंड द नेचर ऑफ द लिगेंड कैसे अफेक्ट करता है उसके ऊपर। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज जो दो फैक्टर्स है जो कि मेनली अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द चार्ज टू द साइज रेशियो मेटल आयन। जैसे कि उसकी सीरीज है Cu Ni 2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Fe Mn एंड Cd2 पॉजिटिव, ठीक है। सो ये जो डाइवैलेंट आयन है इस पूरे ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियम ऑर्डर, इरिगियम विलियम्स ऑर्डर, ठीक है। तो CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव मतलब डाइवैलेंट मेटल आयन मोस्ट स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबिलिटी हम लोगों को शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक साइज कम होंगी, अगर दो लॉस कर रहा है तो आने वाला ऑर्बिटल क्या होगा, डी में जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण ये स्टेबिलिटी क्या करेंगे, डाइवैलेंट आयन मतलब क्या, ये दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है मतलब लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d एंड 4s2 0 हो गया, ठीक है। तो डी में, तो डी क्या करता है गाइज, इजीली स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। अगर ऐसे में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो डी क्या करेगा, हाफ फील्ड भी होगा, कंप्लीटली फील्ड भी होगा, तो जल्दी से स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। कैसे करेगा देखो, कॉपर एटॉमिक नंबर कितना है गाइज 29, 3d9 4s2, डी की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, डी की कैपेसिटी होती है 10, और हाफ फील्ड की अगर बात करूंगी तो 5। ये दो क्या होते हैं, डी सबशेल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। अगर डी में 10 है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है तो भी ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, एंड डी 5 है, हाफ फील्ड है, ठीक है, तो भी कंप्लीटली स्टेबिलिटी शो करता है। अब मुझे बताओ डी को 10 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। अगर 4s अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो डी क्या करेगा, जो लिगेंड है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो इसीलिए अगर हायर रेशो आता है, हायर रेशो होता है तो हायर स्टेबिलिटी भी होंगी, हायर क्या होंगी, स्टेबिलिटी भी होंगी। सो हायर इज द रेशो, हायर इज द स्टेबिलिटी। अगर रेशो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है तो स्टेबिलिटी भी क्या होंगी, हाई होंगी। तो इसीलिए CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, CO2 इससे ज़्यादा ये स्टेबल, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, ऐसी स्टेबिलिटी क्या होते जाती है, बढ़ते 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 चली जाती है। सो डाइवैलेंट आयन मोस्टली शो द हाईएस्ट स्टेबिलिटी इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद है नेचर ऑफ द लिगेंड। अगर लिगेंड एक अच्छा डोनर है, इजीली डोनेट कर रहा है, तो मुझे बताओ इंटरैक्शन फॉर्म करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल मेटल आयन के साथ मुझे कुछ ज़्यादा एनर्जी लगेंगी,
नहीं लगने वाली। तो एनर्जी कम लगने वाली है, तो जिसके कारण क्या होगा, इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का इंटरेक्शन अच्छा होगा, स्टेबिलिटी जल्दी से गेन हो जाएंगे। स्टेबिलिटी गेन होंगी तो ऑब्वियस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होगा। सो इसीलिए जो दो फैक्टर्स है वो मेनली अफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंटरैक्शन के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर। जितना अच्छा इंटरैक्शन उतनी अच्छी स्टेबिलिटी। समझ में आ गया यहाँ तक के, क्लियर है, ठीक है। सो गाइज आज जो हम लोगों ने देखे आइसोमेरिज्म्स के टाइप्स एंड देन उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पोर्शन खत्म, लास्ट पे ही है हम लोग। इसके बाद होगा वीबीटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि सीएफटी तो हटाई गई है। सो एग्जाम में मेन फोकस किस पे होगा एग्जामिनर्स का, वीबीटी देने में, ठीक है। वीबीटी के प्रॉब्लम्स तुम लोगों को सॉल्व करते हुए आने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हुए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पूरा कंप्लीटली बेसिक हम लोग स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद वीबीटी कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।